सो हेलो एवरीवन, लेक्चर नंबर 17 में मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट टॉपिक चल रहा है और उसके अंदर ये चौथा लेक्चर है। बस अगेन बार बार मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं एक कमेंट जस्ट कर दीजिए, कैसा लगा वीडियो, एवरीथिंग ओके, और क्या मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज देखिए मैं अपने पूरे एफर्ट्स दे रहा हूँ, है ना, बट अगर कहीं कोई कमी है तो ये आप लोग ही हैं जो मुझे बता सकते हैं कि क्या कमी है ना। तो मुझे लगता है कि तो चीज़ें और अच्छे से काम करेंगी। ठीक है, सो बिफोर आई स्टार्ट बस एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप में से कोई भी अगर मुझसे सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, सी प्लस प्लस और कोडिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जो मेरा एक बैच है, एलिवेट बैच चलता है, तो वो आप परचेज कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर है ना। 23 मई से उसमें एल्गोरिथम स्टार्ट हुआ है और मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आपको लेना है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा कोड लगाना है, प्रो गुरु कोड लगाना है। ठीक है, प्रोग्रामिंग गुरु, प्रो गुरु का शॉर्ट है ये। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ चुके थे, हम नेस्टेड लूप में इंडिपेंडेंट नेस्टेड लूप पढ़ चुके थे। इंडिपेंडेंट नेस्टेड लूप मतलब अंदर वाला लूप कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम, या कांस्टेंट से मेरा मतलब है फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा बाहर वाले लूप की हर वैल्यू के लिए। लेकिन अब हमें डिपेंडेंट नेस्टेड लूप्स पर काम करना है। सर डिपेंडेंट नेस्टेड लूप कैसे होते हैं? सो क्वेश्चन नंबर 1, हमने कहा i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू i, j प्लस प्लस printf पंकज। अब ये कैसा लूप है? ये डिपेंडेंट नेस्टेड लूप है। ऐसा क्यों कह रहे हो सर कि ये डिपेंडेंट नेस्टेड लूप है? बिकॉज अगर हम इस लूप पर फोकस करें, i इज इक्वल टू अगर 1 होगा तो ये वाला लूप, i इज इक्वल टू अगर 1 होगा तो ये वाला लूप 1 से 1 तक जाएगा। i इज इक्वल टू 2 होगा तो 1 से 2 जाएगा। i इज इक्वल टू 3 का होगा तो 1 से 3 जाएगा। दैट मीन्स अंदर वाला लूप फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स नहीं चल रहा है, आई की हर वैल्यू के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ आई। तो अब हमें इस तरह के लूप्स की एनालिसिस करनी है। इसी एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूं और समझने की कोशिश करेंगे। इनकी एनालिसिस सर डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमने कहा फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस। ठीक है, एंड देन हम लिख रहे हैं फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू i, j प्लस प्लस printf पंकज। ओके, अब देखिए इनकी एनालिसिस हम कैसे करेंगे। एक तरीके से हम लूप्स को खोल देंगे, दैट मीन्स मैं printf तक पहुंचूंगा। अब सर i की वैल्यू पर काम करते हैं। तो जब i इज इक्वल टू 1 होगा, जब i इज इक्वल टू 1 होगा तो अंदर वाला लूप, ये लूप अगर मैं ठीक हूं तो ये लूप कुछ ऐसा हो जाएगा। फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 1, j प्लस प्लस, अंदर लिखा हुआ है printf पंकज। सही है, एकदम सही है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि printf कितनी बार चलेगा? सर j इज इक्वल टू 1 से लेके 1, दैट मीन्स ये printf j की सिर्फ एक वैल्यू के लिए चलेगा। सो कैन आई से i इज इक्वल टू 1 के लिए printf कितनी बार चला? 1 टाइम चला। सही है। अब देखिए आफ्टर दैट i प्लस प्लस, यानी कि i की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? i की नेक्स्ट वैल्यू 2 होगी। जब i की वैल्यू 2 होगी तो यहां पर 2 आ जाएगा। दैट मीन्स अंदर वाला लूप कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 2, j प्लस प्लस, एंड यू आर सेइंग printf पंकज। ठीक है,
तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला लूप या प्रिंटफ कितनी बार चलेगा, तो आप कहेंगे j इज इक्वल टू 1 और 2, यानी कि कितनी बार प्रिंटफ चला सर, 2 टाइम्स चला प्रिंटफ, 2 टाइम्स चला। i इज इक्वल टू 1 के लिए प्रिंटफ 1 टाइम चला, i इज इक्वल टू 2 के लिए 2 टाइम्स चला। ठीक है, आफ्टर दैट i की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, i की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब जब i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो यहां पर अंदर वाले लूप में यहां पर आप एज्यूम कीजिए कि 3 हो गया। दैट मीन्स इनर लूप कुछ इस तरीके का हो गया, j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 3, j प्लस प्लस प्रिंटफ पंकज। अब देखिए ये लूप कितनी वैल्यूज के लिए चलेगा, j इज इक्वल टू 1 2 3, दैट मीन्स कैन आई से प्रिंटफ 3 टाइम्स चला। यस, आफ्टर दैट i की वैल्यू 4 हो जाएगी, और जब i की वैल्यू 4 हो गई तो इनर लूप कुछ इस तरीके से काम करेगा, फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 4, j प्लस प्लस प्रिंटफ पंकज। दैट मीन्स j की कितनी वैल्यूज के लिए प्रिंटफ चलेगा, 1 2 3 4। अभी कितनी काउंटिंग है सर, 4 है, सो कैन आई से प्रिंटफ 4 टाइम्स चला। तो ओवरऑल प्रिंटफ कितनी बार चला, ओवरऑल प्रिंटफ कितनी बार चला, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, दैट इज 10 टाइम्स चला। प्रिंटफ कितनी बार चला, प्रिंटफ 10 टाइम्स चला। तो इन लूप की एनालिसिस हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो हमने कहा फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, ठीक है, देन मैंने लिखा फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू i, j प्लस प्लस printf पंकज। लेट्स सी हाउ मेनी टाइम्स printf एग्जीक्यूट, printf कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना है वो ये है कि क्या ये डिपेंडेंट नेस्टेड लूप है या इंडिपेंडेंट नेस्टेड लूप है। क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये डिपेंडेंट नेस्टेड लूप है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, i इज इक्वल टू 1 के लिए हम इनर लूप पर काम करते हैं। तो देखिए जब i इज इक्वल टू 1 होगा तो मेरे ख्याल से यहां पर 1 आ जाएगा और j 1 से लेके 1 तक चलेगा। दैट मीन्स j की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेके 1, 1 से लेके 1 कितना होता है 1। दैट मीन्स प्रिंटफ कितनी बार चलेगा, प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा 1 टाइम। अब हमने कहा कि ठीक है i इज इक्वल टू 2 हुआ, जब i इज इक्वल टू 2 होगा तो अंदर वाला लूप j की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 2 तक जाएगी। दैट मीन्स 1 से लेके 2। अब 1 से लेके 2 का मतलब कितनी वैल्यूज हैं सर, 1 से लेके किसी भी काउंटिंग तक करेंगे तो उतनी ही बार होगा। दैट मीन्स प्रिंटफ 2 टाइम्स प्रिंट होगा। अब सिमिलरली जब i इज इक्वल टू 3 होगा, j की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 3 तक जाएगी, सो प्रिंटफ कितनी बार चला, 3 टाइम्स चला। आई होप अब हमें समझ में आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं लास्ट वैल्यू ऑफ i इज n, तो j कहां से कहां तक चलेगा सर, 1 से लेके n, विच इज n टाइम्स। दैट मीन्स ओवरऑल प्रिंटफ 1 टाइम यहां चला, 2 टाइम यहां, 3 टाइम यहां, अप टू n। दैट मीन्स ओवरऑल प्रिंटफ कितनी बार चला, कैन आई राइट 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। अब अगर आप इसको जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो मुझसे लिख लीजिए, इट इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2 टाइम्स प्रिंटफ चला। तो अब आप थोड़ा सा देख रहे होंगे कि जब आप डिपेंडेंट नेस्टेड लूप्स की एनालिसिस करते हैं तो आपको इस तरीके के फॉर्मूलेज आने चाहिए, है ना। तो बिफोर आई कंटिन्यू थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप फॉर्मूले में कंफ्यूज ना हो। दैट मीन्स 1 से लेके k तक का सम क्या आता है, लास्ट टर्म इनटू इसका अगला टर्म डिवाइड बाई 2। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर is k into k plus 1 into 2k plus 1
divide by 6. Similarly 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to k क्यूब, इसका सम क्या होता है? देखिए ये वाला जो है ना, बस इसका स्क्वायर, यानी कि k इंटू के प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये उम्मीद करता हूं वैसे आपने मैथ्स में पढ़ रखे होंगे, बट अगर नहीं पढ़ रखे तो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब कहानी आती है, दो सीरीज होती हैं, एक होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, है ना। एपी क्या होती है सर? एक ऐसी सीरीज जिसमें सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। दैट मींस ये कुछ ऐसी सीरीज होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब देखिए मैं ये सब पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं फर्स्ट टर्म क्या है? ए। सेकेंड टर्म क्या है? ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या है? ए प्लस 2d, यानी कि थर्ड है 3 है तो यहाँ 2 है, 2 है तो यहाँ 1 है। इज दैट ओके? सिमिलरली फोर्थ टर्म क्या आएगी? ए प्लस 3d। nth टर्म क्या आएगी? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। nth टर्म क्या आएगी? nth टर्म क्या आएगी? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब मैंने अभी कहा, अगर मैं आपसे कहूं T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 क्या आएगी? A प्लस डी माइनस ए, विच इज नथिंग बट D। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं T3 माइनस T2 कहूंगा तो क्या आएगा? A प्लस 2D माइनस A प्लस D। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, फाइनली इट इज D। तो मैंने आपसे यही कहा कि T3 माइनस T2 इज सेम एज T2 माइनस T1, विच इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब जब आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, एक फॉर्मूला आता है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ एपी। तो ये फॉर्मूला क्या बनता है? n/2, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एक तो फॉर्मूला ये है जो आपको याद रखना है, क्योंकि ये ज्यादा काम आएगा आपके। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि n टर्म्स हैं तो फर्स्ट टर्म तो ये होता है हमें पता ही है, और लास्ट टर्म क्या होगा सर? n माइनस 1 इंटू डी। इसी को आप क्या लिख देते हैं? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n टर्म्स के एपी का सम ये आप लोगों को याद रखना है। सिमिलरली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 11th में आपने पढ़ी होंगी ये सारी चीजें, है ना। मैं बस रिकॉल करा सकता हूं, देखो यहां पढ़ा तो नहीं सकता बट रिकॉल करा सकता हूं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? यहां पर कॉमन रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है। दैट मीन्स किन्हीं भी दो सक्सेसिव टर्म्स का डिवाइड अगर आप करेंगे, रेशियो वो कांस्टेंट होगा। दैट इज यहां फर्स्ट टर्म क्या है? इट्स लाइक a। यहां सेकेंड टर्म क्या है? a इंटू आर, वेयर आर इज द कॉमन रेशियो। थर्ड टर्म क्या है? ए आर स्क्वायर। फोर्थ टर्म क्या है? ए आर क्यूब। nth टर्म क्या होगा? ए आर की पावर n माइनस 1। अब अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज T2 अपॉन T1, तो इट इज ए आर अपॉन ए से ए कैंसिल, तो इट इज आर। सिमिलरली अगर मैं कहूं T3 अपॉन T2 क्या होगा, तो T3 आएगा ए आर की पावर 2 और यहां आएगा ए आर की पावर 1। ए से ए कैंसिल, सो इट टर्न्स आउट टू बी आर। इसलिए मैंने कहा T3 अपॉन T2 इज एज सेम एज T2 अपॉन T1। इज दैट ओके? विच इज इक्वल टू कॉमन रेशियो R। ठीक है, दैट्स हाउ जीपी इज देयर। जीपी के nth टर्म्स का सम क्या होता है? ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, हाँ, हालांकि अगर आपको याद होगा यही फॉर्मूला ये हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन कैसा जीपी है, डिपेंडिंग अपॉन कैसा जीपी है या कॉमन रेशियो कैसा है। ठीक है, सो वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। सिमिलरली इनफाइनाइट टर्म्स के जीपी का सम, देखिए इनफाइनाइट टर्म्स के जीपी का सम आप तभी निकाल पाएंगे जब वो घटता हुआ जीपी है। घटता हुआ जीपी लाइक 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, है ना। ये घटता हुआ जीपी है, घटता हुआ समझ रहे हैं? यस, है ना। कॉमन रेशियो इज 1/2। ओके, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, बट मीनवाइल चाहे आप रिकॉर्डिंग ही देख रहे हैं, आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट समझ आ गया या नहीं आ गया। ठीक है, देन ओनली वी विल प्रोसीड। प्लीज कमेंट करिए कि समझ में आ गया या नहीं, बिकॉज मैं बाद में ज़रूर देखूंगा इन कमेंट्स को। मैं बहुत
ज़्यादा फोकस करता हूँ इन चीज़ों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने कहा फॉर I इज इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू n, I प्लस प्लस फॉर j इज इक्वल टू I, j लेस देन इक्वल टू 2 इंटू I, j प्लस प्लस प्रिंटफ। पंकज, ये पीएफ में जानबूझ के लिख रहा हूं, प्रिंटफ है ये, है ना। प्लीज वीडियो पॉज कीजिए, आराम से सोचिए कि क्या इसका आंसर आ सकता है। अपनी मैथमेटिक्स लगाइए बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आप सबने कर लिया होगा, बट लेट मी सॉल्व इट। तो हमने कहा i इज इक्वल टू 1 के लिए अंदर वाले लूप पर फोकस करते हैं। i इज इक्वल टू 1 के लिए j का लूप 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 2 इंटू 1 2 होता है। सर ये कितनी वैल्यूज हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, 2 टाइम्स चलेगा, इसलिए क्या मैं कह सकता हूं j की 2 वैल्यूज के लिए प्रिंटफ चलेगा, दैट इज वाई प्रिंटफ 2 टाइम्स चला। अब नेक्स्ट क्या होगा, i की वैल्यू 2 होगी। जब i की वैल्यू 2 होगी तो j वाला लूप स्टार्ट होगा 2 से और कहां तक जाएगा, 2 इंटू 2 4 तक। लेकिन सर ये कितनी वैल्यूज हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, देखिए ये 2 प्लस 1 3 वैल्यूज हैं, दैट मीन्स कैन आई से प्रिंटफ 3 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। यस, सिमिलरली i की वैल्यू 3 होगी, जब 3 होगी तो स्टार्ट होगा लूप 3 से, ओके, और कहां तक जाएगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6 तक। सर ये कितनी वैल्यूज हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, देखो 3 प्लस 1 यानी कि प्रिंटफ 4 टाइम्स चलेगा, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट i की वैल्यू 4 होगी तो j कहां से स्टार्ट होगा, सर 4 से लेके 8 तक जाएगा। अभी कितनी वैल्यूज हैं, सर ये 5 वैल्यूज हैं, दैट मीन्स 5 टाइम्स। देखो पैटर्न तो आपको यही दिख गया होगा, i 1 है तो 2 टाइम, 2 है तो 3 टाइम, 3 है तो 4 टाइम, 4 है तो 5 टाइम, बट स्टिल लास्ट वैल्यू के लिए इसी तरह से कैसे हम प्रोग्रेस करेंगे। i इज इक्वल टू जब n होगा तो j की वैल्यू स्टार्ट होगी n से और कहां तक जाएगी, सर 2 इंटू n। अभी कितनी वैल्यूज हैं, 2n माइनस n प्लस 1 यानी कि n प्लस 1 टाइम्स प्रिंटफ चलेगा। तो ओवरऑल अगर मुझे ये पता करना है टोटल प्रिंटफ कितनी बार चलेगा, मुझे बस इन सबको ऐड करना है, ठीक है। लेकिन ऐड करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि i की कितनी वैल्यूज हैं, सर n वैल्यूज हैं भाई, 1 2 3 अप टू n, 1 से लेके n, दैट मीन्स ये n टर्म्स हैं। तो मुझे अब इन n टर्म्स का सम करना है, 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n प्लस 1। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसका मतलब है इससे पहले कहीं n भी आया होगा, देन n प्लस 1 भी आया होगा, ठीक है। अब आप इसको बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि एपी वाला फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। पहला सवाल, ये कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, तो हम जानते हैं कि एपी के n टर्म्स का सम n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं n/2, देखिए फर्स्ट टर्म है 2 और लास्ट टर्म है n प्लस 1, दैट मीन्स कैन आई राइट इट एज n/2 इंटू n प्लस 3 और n इंटू n प्लस 3/2 टाइम्स प्रिंटफ चलेगा, n इंटू n प्लस 3/2 टाइम्स प्रिंटफ चलेगा। फोकस करिएगा, चेक कर सकते हैं आप लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं, खुद से प्रयास कीजिए करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा बस माइनर सा चेंज करूंगा। आप हर क्वेश्चन के लिए एक काम करिए, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सोचिए, जब आपका सॉल्यूशन आ जाए वीडियो को प्ले कीजिए दोबारा और देखिए। हमने कहा j इज इक्वल टू आई, j लेस देन इक्वल टू 3 इंटू आई, j प्लस प्लस printf PANKAJ पंकज, ठीक है। अगेन द क्वेश्चन इज सेम, हाउ मेनी टाइम्स printf एग्जीक्यूट,
प्रिंटफ कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, क्वेश्चन सिर्फ इतना है। चलिए देखते हैं, समझते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है सर, डिपेंडेंट लूप है, सबको समझ में आ ही रहा है। आई इज इक्वल टू 1, जब बेटा आई इज इक्वल टू 1 होगा तो जे वाला लूप 1 से स्टार्ट होगा और 3 इंटू 1 यानी कि 3 तक जाएगा। तो प्रिंटफ कितनी बार चला, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, दैट इज 3 टाइम्स प्रिंटफ चला। ठीक है, सिमिलरली अगली बार में आई इज इक्वल टू 2 होगा, तो देखिए जब आप यहां 2 रखेंगे तो 2 से स्टार्ट होगा, लेकिन जाएगा कहां तक, 3 इंटू 2 यानी कि 6। अभी कितनी वैल्यूज हैं, 6 माइनस 2 प्लस 1, दैट मीन्स प्रिंटफ 5 टाइम्स चलेगा। ओके, नेक्स्ट आई की वैल्यू हुई 3। ओके, जब आई की वैल्यू 3 होगी तो जे वाला लूप 3 से लेके लास्ट कौन सी वैल्यू तक जाएगा, 3 इंटू 3 दैट इज 9। अभी कितनी वैल्यूज हैं, 9 माइनस 3 प्लस 1 दैट इज 7 टाइम्स प्रिंटफ चलेगा। और आपको दिखा देता हूं एक और एक्स्ट्रा वैल्यू लेके, हालांकि इतना काफी था, बट आई इज इक्वल टू जब 4 होगा तो जे वाला लूप आई से स्टार्ट होगा और 3 इंटू 4 यानी कि 12 तक जाएगा। अभी कितनी वैल्यूज के लिए है, दैट इज 12 माइनस 4 प्लस 1 यानी कि प्रिंटफ 9 टाइम्स चलेगा। ठीक है, एंड सो ऑन। व्हाट इज द लास्ट वैल्यू, लेट मी टेक आई एज n। तो जब आई n होगा, जे वाला लूप n से स्टार्ट होगा और 3 इंटू n यानी कि 3n तक जाएगा। अभी कितनी वैल्यूज हैं, 3n माइनस n प्लस 1 दैट इज प्रिंटफ 2n प्लस 1 टाइम्स चलेगा। तो देखिए ओवरऑल प्रिंटफ कितनी बार चला, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डॉट 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 प्लस दिस। तो हमें सम करना है इस सब का, चलिए देखते हैं। तो मैंने कहा 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 अप टू 2n प्लस 1। अब सवाल यह है कि आप इस सम को कैसे निकालेंगे। पहले सोचिए, क्या ये एपी है, जीपी है या कुछ और है। सर ये एपी है, बिकॉज कॉमन रेशियो 2 है। 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 में 2 ऐड करेंगे 9 आएगा, दैट मीन्स इट इज एन एपी। अगला सवाल, क्या मैं नंबर ऑफ टर्म्स जानता हूं, बिल्कुल जानता हूं। देखिए आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई थी, 1 से, और गई कहां तक थी, n तक, दैट मीन्स ये n टर्म्स हैं। n टर्म्स के एपी का सम क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। डोंट ट्राई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, नो डोंट ट्राई इट। तो दैट मीन्स कैन आई से इसका सम आएगा, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स n है, फर्स्ट टर्म 3 है और लास्ट टर्म 2n प्लस 1 है। तो हमने कहा इट इज n/2। जब आप इनको ऐड करेंगे, देखो 2n को मैंने इधर लिख लिया और 1 प्लस 3 हो जाएगा 4। अब देखो इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, दैट इज वाई मैंने लिखा n/2। इस पूरे में से 2 कॉमन लिया, अंदर बचेगा n प्लस 2। इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई कैन cancel them. So now what is the answer? The answer is n into n plus 2 times printf will execute. printf कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा सर, n into n plus 2 times printf एग्जीक्यूट करेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको बेहतरीन रूप से समझ में आ गया होगा। इफ नॉट प्लीज लेट मी नो, इफ नॉट प्लीज लेट मी नो, इफ नॉट प्लीज लेट मी नो। ठीक है, तो ये हमारे डिपेंडेंट नेस्टेड लूप की एनालिसिस थी, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखिए हमने फॉर लूप पढ़ा, फॉर समथिंग लाइक इनिशियलाइजेशन, आई होप सबको याद होगा। अब ये है ना, किताबों में तो यही लिखा होता है, देन कंडीशन एंड सो ऑन, पढ़ लिया ना सबने, यस। There is another loop called as while loop. While condition, या आप ऐसे समझें expression and code. Again ये कैसे काम करता है, अगेन ये कैसे काम करता है सर, if the condition is true, if the condition is true, या ये कहूं द एक्सप्रेशन वैल्यू इज नॉन जीरो, कोड एग्जीक्यूट करेगा एंड अगेन कंडीशन पर आ गए। इफ इट इज ट्रू, कोड एग्जीक्यूट करेगा, अगेन कंडीशन पर आ गए। एंड व्हेनेवर दिस कंडीशन बिकम फॉल्स, व्हेनेवर दिस कंडीशन बिकम फॉल्स,
या ये कहूं एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो गई, आप बाहर आ जाएंगे। अब जैसे ही मैं बच्चे को व्हाइल लूप बताता हूं, उसके दिमाग में ना एक कहानी आती है, क्या आती है वो आपको सोचना है। बट बिफोर दैट मैं जरा दिखाने की कोशिश करता हूं पहले, जहां से हमने स्टार्ट किया था, रोल नंबर है ना। मैंने कहा फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस प्रिंट एफ पंकज। आई होप हमने लूप रोल नंबर वाले एग्जाम्पल के बाद यहीं पर आए थे, और हमें पता है ये पंकज कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा। इसी के इक्विवेलेंट व्हाइल लूप कैसा होगा, इसी के इक्विवेलेंट व्हाइल लूप कुछ ऐसा होगा। आपने कहा i इज इक्वल टू 1। देखो व्हाइल की हिंदी क्या होती है, जब तक i लेस देन इक्वल टू 5 रहेगा। क्या कोड है सर, प्रिंटिंग वाला कोड है, डन। और कोड के बाद आप क्या करते हैं, कोड के बाद आप i प्लस प्लस करते हैं। दैट मीन्स सेम कोड हमने व्हाइल लूप में लिख दिया। आई होप दैट पार्ट इज ओके। अगर नहीं है तो भी बताइए। भाई आप चाहें तो मैं दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से देखते हैं। मेरी ड्राइंग बहुत ही पुअर है, सारे बच्चे जानते हैं। तो i की पहली वैल्यू हुई 1, भाई i की वैल्यू यहाँ 1 हुई। देन कंडीशन विल बी चेक्ड i लेस देन इक्वल टू 5। तो 1 लेस देन इक्वल टू 5, इज इट ट्रू और फॉल्स, इट इज ट्रू। तो हम लूप के अंदर गए, हम लूप के अंदर गए। लेकिन अगर आप गौर करें तो लूप के अंदर दो चीजें हैं। सबसे पहले क्या होगा, प्रिंटफ अपना काम करेगा। उसके बाद क्या होगा, i इज इक्वल टू आई प्लस 1 से i की वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना। और जब ये दोनों लाइन, जब ये कोड है ना, जब ये दोनों लाइन चल गई तो कंट्रोल फिर से कहां जाएगा, फिर से कंडीशन पर जाएगा। दैट मीन्स i की वैल्यू हुई 2। अब आप देख रहे हैं 2 लेस देन इक्वल टू 5, अगेन बिकॉज दिस इज ट्रू, आप फिर से अंदर जाएंगे। क्या होगा, प्रिंटफ अपनी एग्जीक्यूशन करेगा। देन i प्लस प्लस से i की वैल्यू 3 हो जाएगी। उसके बाद फिर से आप इधर आए, दैट मीन्स 3 के लिए फिर से चेक होगा, 3 लेस देन इक्वल टू 5, इज इट ट्रू, यस इट इज ट्रू। आप अंदर गए, प्रिंटफ अपना काम करेगा, i प्लस प्लस से i की वैल्यू 4 हो जाएगी। उसके बाद फिर से आप कंडीशन पर आएंगे, i की वैल्यू 4 है, 4 लेस देन इक्वल टू 5, सर द कंडीशन इज ट्रू। प्रिंटफ अपना काम करेगा, i प्लस प्लस से i की वैल्यू 5 होगी। फिर से आप इधर आए, 5 लेस देन इक्वल टू 5, सर कंडीशन इज ट्रू। प्रिंटफ अपना काम करेगा, i की वैल्यू 6 हो गई। फिर से आप इधर आए, 6 लेस देन इक्वल टू 5, द कंडीशन इज फॉल्स। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई, आप कहाँ आ गए सर, आप बाहर आ गए। अब जब भी मैं बच्चे को व्हाइल लूप पढ़ाता हूं, उसका सवाल ये होता है कि सर जब फॉर लूप है तो व्हाइल लूप क्यों है, जब फॉर लूप है तो व्हाइल लूप क्यों है। आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था इटरेशन किसको कहते हैं, याद होगा शायद लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। तो लॉजिकली हमें फॉर लूप कब यूज करना चाहिए, लॉजिकली हमें फॉर लूप तब यूज करना चाहिए व्हेन नंबर ऑफ इटरेशंस आर नोन इन एडवांस। जब मुझे पता हो कि लूप कितनी बार चलाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेरे से कहता है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर, तो मुझे पता है किसी की टेबल में 10 मल्टीपल होते हैं, तो मैं आंख बंद करके एक काम कर दूंगा, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, क्योंकि मुझे पता है कोड कितनी बार एग्जीक्यूट करना है। बट व्हाइल लूप हम कब यूज करते हैं, जब मुझे ये नहीं पता कि कितनी बार लूप चलना है। दैट मीन्स व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस आर नॉट नोन इन एडवांस, बट देयर इज सम क्राइटेरिया, और जब तक वो क्राइटेरिया ट्रू रहेगा तब तक मुझे कोड चलाना है। मैं क्राइटेरिया इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे ही कंडीशन बोलूंगा आप सोचेंगे व्हाइल लूप है ना, कंडीशन का मतलब क्या, ठीक है। तो फॉर लूप कब तक यूज करना है, फॉर लूप सर, लूप्स अब तक हमने दो तरीके के पढ़े। पहला लूप है फॉर लूप, दूसरा लूप है व्हाइल लूप। लॉजिकली फॉर लूप हमें कब यूज करना चाहिए, व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस, व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस आर नोन इन एडवांस। ठीक है, व्हाइल लूप
when the number of iterations are not known, when the number of iterations are not known in advance, ठीक है, लॉजिकली बात कर रहा हूं कि लॉजिकली हमें कब ये काम करना चाहिए, प्लीज नोट इट डाउन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानते तो हैं पर, है ना। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा। लेट अस सपोज हमने कहा राइट अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट a number n, of course greater than 0, from user and print the number of digits in the number, ठीक है। जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैं आपको ये कहानी करवा रहा हूं। दैट मीन्स अगर मैं कहता हूं इनपुट n इज 128, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 3। इफ आई से इनपुट n इज इक्वल टू 9, आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 1। इफ आई से इनपुट n इज 1268, आउटपुट वुड बी 4। दैट मीन्स नंबर में कितनी डिजिट्स हैं, हमें इस पर काम करना है, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सोचिए कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। चलिए, लेट मी टेक अ नंबर n इज इक्वल टू 136, ठीक है, ठीक है सर। कैसे भी, क्या मैं इसकी एक डिजिट हटा सकता हूं? आपको याद होगा जब मैं जय और वीरू पढ़ा रहा था, है ना, अच्छे से देखिएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं n/10, व्हाट डज दैट मीन? देखिए, क्योंकि n एक इंटीजर है और 10 भी एक इंटीजर है, इसका रिजल्ट इंटीजर आएगा, और वो भी क्या आएगा, क्या 13.6? नहीं सर, 13 आएगा। दैट मीन्स अगर मैं नंबर बाई 10 करता हूं तो उसकी लास्ट डिजिट हट जाती है, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर मैं n इज इक्वल टू n/10 करूंगा तो क्या होगा, नंबर 13 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक और बार n इज इक्वल टू n/10 करूंगा तो 13/10 यानी कि नंबर की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मैं एक और बार n इज इक्वल टू n/10 करूंगा तो 1/10 यानी कि नंबर हो जाएगा 0, ठीक है सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि n इज इक्वल टू n/10 मैंने कितनी बार किया, तो आप कहेंगे 3 बार किया। 3 टाइम्स आई परफॉर्म्ड, 3 टाइम्स आई परफॉर्म्ड n इज इक्वल टू n/10, ठीक है। लेट मी टेक अनदर नंबर, एक और नंबर लेते हैं 7264। इफ आई परफॉर्म n इज इक्वल टू n/10, क्या होगा सर, 7264 डिवाइड बाई 10, ये 4 हट जाएगा। दैट मीन्स n विल बिकम 726 या 726। अगेन इफ आई परफॉर्म n इज इक्वल टू n/10, क्या होगा, इसका आंसर 72 आ जाएगा। ओके, अगेन इफ आई परफॉर्म n इज इक्वल टू n/10, नंबर 7 रह जाएगा। Again, if I perform n is equal to n/10, 7/2, number becomes 0. Now, my question is, in this example, how many times I performed n is equal to n/10? Sir, in this particular example, I performed n is equal to n/10 4 times. यानी कि इस प्रोग्राम में अलग नंबर ऑफ टाइम है, इस प्रोग्राम में अलग नंबर ऑफ टाइम्स है। ऐसा क्यों है? बिकॉज नंबर्स में इधर इस एग्जाम्पल में 3 डिजिट थी, इसलिए 3 बार परफॉर्म करते ही नंबर 0 हो गया। यहां पर 4 डिजिट थी, इसलिए 4 बार n इज इक्वल टू n/10 परफॉर्म करते ही नंबर 0 हो गया। तो अगर इसे हिंदी में समझाना चाहूं तो मैं क्या कह रहा हूं, क्या रिपीटिशन है? हां सर, किस स्टेटमेंट का, n इज इक्वल टू n/10 का, है ना। कब तक? जब तक की इंग्लिश क्या होती है, वाइल। जब तक नंबर 0 ना हो जाए, जब तक नंबर 0 ना हो जाए, n इज इक्वल टू n/10 करते रहिए। दैट मीन्स इस पूरे कोड को मैं सिंपल शब्दों में बस ये लिख सकता हूं, वाइल नंबर इज नॉट इज इक्वल टू 0, क्या किया हमने सर, हमने सिर्फ ये किया n इज इक्वल टू n/10। अब मैं आपसे पूछूं कि कितनी बार परफॉर्म हुआ, उतने ही नंबर ऑफ डिजिट हैं। तो अगर मुझे काउंटिंग करनी है
तो मेरे पास बड़ा आसान काम है, आई विल टेक अ काउंटर और जब भी मैं इस लूप में आऊंगा मैं इसे प्लस प्लस कर दूंगा एंड फाइनली वी विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ सी। दैट मीन्स यस ऑफ कोर्स हम इस कोड को आसानी से लिख सकते हैं एंड दैट इज हैश इंक्लूड stdio.h void main, एक तो हमें नंबर लेना है और एक सी लेना है, ठीक है। हम पहले यूजर से नंबर मांगेंगे, एक मैसेज जस्ट फॉर कन्वीनियंस, एंटर दी नंबर, ठीक है। देन आई से scanf %d %n। अब हमारा लॉजिक, सबसे पहले हमने सी को 0 किया, देन हमने कहा जब तक नंबर 0 ना हो जाए क्या करना है, n = n/10 करते रहिए और C++ से हमें पता चलेगा। एंड फाइनली कैन आई राइट द नंबर ऑफ डिजिट्स आर %d, c। अब देखिए इस कोड में हुआ क्या, नंबर 0 हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि बाद में नंबर भी प्रिजर्व रहे तो क्या करेंगे, एक और वेरिएबल ले लेंगे और उस वेरिएबल में n की वैल्यू डाल देंगे। तो ये सब काम आसान वाले हैं, लेकिन लॉजिक आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, कि वाइल लूप कैसे वर्कआउट कर रहा है, फॉर लूप कैसे वर्कआउट कर रहा है। मुझे लगता है कि चीजें सबको क्लियर हो गई ही होंगी, है ना। अच्छा, एक और कंफ्यूजन सर, फॉर लूप में तीनों एक्सप्रेशन क्या थे, ऑप्शनल थे। सर क्या ऐसा वाइल लूप में भी है, क्या ऐसा वाइल लूप में भी है? भाई आप यही तो कह रहे हो, वाइल लूप का सिंटेक्स कुछ ऐसा है। वैलिड है सर। सर इज दिस वैलिड? नो, दिस इज नॉट वैलिड, ठीक है। इन केस ऑफ वाइल लूप उड़ के लात पड़ेगी, बिकॉज इन केस ऑफ वाइल लूप द एक्सप्रेशन इज मैंडेटरी, यू कैन नॉट omit this expression। that means while loop के अंदर का जो parenthesis के अंदर expression mandatory है, आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया। अब देखो फॉर और वाइल लूप में एक कहानी थी और वो क्या थी, ये एंट्री चेकिंग कंडीशन, मतलब कंडीशन जो है वो एंट्री पर चेक होती है। इज दैट ओके? एंट्री कंडीशन चेकिंग है बेसिकली। पहले कंडीशन चेक होती है और अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी कोड एग्जीक्यूट करेगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चाहे वो फॉर लूप हो चाहे वो वाइल लूप हो, मैंने कहा i = 10 फॉर i <= 5, i++, या आप चाहें तो मैं यहां पे लिख देता हूं i = 10, दैट डज नॉट मैटर, है ना। मैंने आपसे कहा printf पंकज, बताइए पंकज कितनी बार प्रिंट होगा या printf कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। सर i की वैल्यू 10 हुई, 10 <= 5 कंडीशन फॉल्स है, इसीलिए एक भी बार कोड नहीं चला। printf will execute 0 times, ओके। सिमिलरली अगर मेरे पास एक while लूप होता, मैंने यहां लिखा i = 10 and here I am writing while i <= 5 printf पंकज, and then I perform i++। अब कहानी क्या है, 10 है, 10 <= 5 कंडीशन फॉल्स है, आप सीधे बाहर आएंगे, अगेन printf 0 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। तो फॉर लूप और वाइल लूप क्या है, पहले कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी कोड एग्जीक्यूट करता है। तो क्या ये जरूरी है कि कोड एग्जीक्यूट करेगा ही एक बार दो बार? नहीं सर, कोड हो सकता है 0 टाइम्स भी एग्जीक्यूट करे। सो देयर एग्जिस्ट अ लूप दैट इज कॉल्ड एज डू वाइल लूप, अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, डू वाइल।
यानी कि पहले करो, डू का मतलब क्या है, पहले करो, उसका सिंटेक्स कुछ ऐसा है। लेट अस सपोज मेरा कोड ये है, आई की वैल्यू 10 है, कंडीशन फॉल्स है, फिर भी ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि डू वाइल का सिंटेक्स ही ऐसा है, डू पहले कर दो, उसके बाद कंडीशन चेक करो। इज दैट ओके? तो होगा क्या, होगा क्या, प्रिंटफ एग्जीक्यूट किया एक बार, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है, उसके बाद में एग्जीक्यूट नहीं किया। तो डू वाइल लूप की खासियत क्या है सर? डू वाइल लूप, in case of do while loop, the code will execute at least one time whether the condition is false or true. कम से कम एक बार कोड जरूर एग्जीक्यूट करेगा इन केस ऑफ डू वाइल लूप। ऐसा फॉर लूप में नहीं है, ऐसा वाइल लूप में नहीं है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डू वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक नहीं होती, कंडीशन बाद में चेक होती है। दैट इज वाई डू वाइल लूप कुछ अलग है। अब जैसे ही मैंने पढ़ाया, एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो फिर डू वाइल लूप है ही क्यों, है ना? देखिए कभी कभार हमें क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम को ना एक मेन्यू टाइप का डिस्प्ले करना होता है। इट्स लाइक दिस, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि एक मेन्यू, मतलब मेरा प्रोग्राम चले और एक मेन्यू टाइप का हो। जैसे मैंने कहा इंसर्ट, जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे या कुछ और पढ़ेंगे, डिलीट, है ना, एंड क्विट। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं, ये मेन्यू है, तो जब पहली बार कोड एग्जीक्यूट करेगा तो ये तो डिस्प्ले होना ही चाहिए ना, हाँ या ना? मतलब ये डिस्प्ले हुआ, और इस वाइल के अंदर, इस वाइल के अंदर एक कंडीशन है। अब ये रिपीट कब होगा? जब तक यूजर क्विट नहीं करना चाहता, दैट मीन्स वो ऑप्शन लेना चाहता है, मैं इंसर्ट करना चाहता हूं, मैं डिलीट करना चाहता हूं, दैट मीन्स इट कीप्स ऑन वर्किंग। सो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग, मेन्यू ड्रिवन जो कोड्स होते हैं, वहां पर हम डू वाइल लूप का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने फॉर लूप पढ़ा, हमने वाइल लूप पढ़ा, हमने डू वाइल लूप पढ़ा। ठीक है, प्लीज कमेंट करिए वेदर इट इज ओके और नॉट। ठीक है, इफ दीज आर ओके, फटाफट से अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। प्लीज कमेंट करिएगा कैसा लगा ये टॉपिक, क्योंकि हम अगले टॉपिक पर बढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो हमने लूप्स तो ऑलमोस्ट सारे पढ़ लिए, अच्छे से पढ़ लिए, आई होप बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड एज कंटिन्यू। कंटिन्यू एक कीवर्ड है, क्या करता है वो समझते हैं। देखिए मैंने पहले भी आपको समझाया था कि देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज इटरेशन। किसी को कुछ इटरेशन जैसा कुछ होता है ना? क्या होता है सबको पता है ना? ठीक है, बट बिफोर कंटिन्यू, मान लीजिए मैं एक कोड लिखता हूँ, एक लूप लिखता हूँ, लाइक फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, और मैंने लिखा प्रिंट एफ %d, आई। तो ऑफ कोर्स मैं अगर आपसे पूछूं क्या आउटपुट होगा इसका, तो आई इज इक्वल टू 1 के लिए, बिकॉज हम जानते हैं कि आई की वैल्यूज क्या क्या है। व्हाट वी नो इज दैट द वैल्यू ऑफ आई विल बी फ्रॉम 1 to 10। भाई आई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, देन कंडीशन चेक होगी, दैट इज आई लेस देन इक्वल टू 10। तो हमने कहा 1 लेस देन इक्वल टू 10, इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू। दैट इज वाई हम कहाँ जाते हैं? कोड। और इस फॉर लूप के लिए जो हमारा कोड है वो सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, दैट इज प्रिंट एफ। दैट इज वाई प्रिंट एफ विल एग्जीक्यूट। देन आई प्लस प्लस की वजह से आई की वैल्यू 2 होगी, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू होगी, printf एग्जीक्यूट करेगा, देन 3 अप टू 10, 10 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, printf विल एग्जीक्यूट। तो आउटपुट इस कोड का क्या है? इस कोड का आउटपुट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विदाउट एनी स्पेस।
अब कंटिन्यू क्या कहता है, हमें यह समझना है। कंटिन्यू, लेट्स अंडरस्टैंड कंटिन्यू। कंटिन्यू ये कहता है whenever continue is encountered, whenever आज पता नहीं, whenever continue is encountered, कंटिन्यू क्या कहता है, जो भी इटरेशन है करंट इटरेशन के आगे का पोर्शन छोड़ दीजिए, इट स्किप the remaining part, it skip the remaining part of current iteration। लूप की जिस भी इटरेशन में आप हैं, वो कह रहा है वहां से आगे का कोड रन नहीं करेगा, उसको छोड़ दीजिए, एंड कंटिन्यू विद नेक्स्ट इटरेशन, कंटिन्यू विद नेक्स्ट इटरेशन। कहां चले जाइए, अगली इटरेशन पर कंटिन्यू कीजिए। फोकस करिएगा, हमने कहा इसको समझने का कोशिश करते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 1, मान लीजिए मैंने एक ऐसा कोड लिखा लाइक फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, और मैंने डायरेक्ट, मेरा कोड क्या है, बिल्कुल पिछला कोड है और कुछ नहीं है। मैंने लिखा printf %d, आई, यही था। मैंने बिना सोचे समझे यहां पर कंटिन्यू लगा दिया। अब आराम से समझिएगा, i इज इक्वल टू 1 होगा, i इज इक्वल टू 1 होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू होगा। आप अंदर आए कोड के, लेकिन कोड की पहली ही लाइन कंटिन्यू है, तो ये क्या कहेगा, आगे का पोर्शन छोड़ दो एंड कंटिन्यू विद नेक्स्ट इटरेशन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। i की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर से दैट मीन्स क्या ये printf कभी भी एग्जीक्यूट करेगा? तो अगर आप कंटिन्यू डायरेक्टली इस तरीके से यूज कर रहे हैं, क्या ये printf कभी भी एग्जीक्यूट करेगा? सर इट विल नेवर एग्जीक्यूट, और जो भी नीचे का कोड लिखा होता वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करता। ऑल्दो ये वैलिड कोड है, एरर नहीं है इसके अंदर, पर आपको ये समझना है कि कंटिन्यू का वर्किंग कैसे है। ठीक है, सो व्हाट इज द आउटपुट? द आउटपुट इज blank screen, or you can say no output. Nothing would be printed by this code. So we are not supposed to use continue in such a way. Sometime use होगा भी ऐसे। तो मैंने कहा कि ठीक है, for I is equal to 1, I less than equal to 10, I plus plus, we'll use continue like this. If I mod 3 is equal to 0, कंटिन्यू। अब देखिए, आप लोगों को इफ अच्छे से याद होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि इफ सब लोगों को याद होगा बेहतरीन तरीके से। इफ का काम क्या होता है सर? इफ का बाई डिफॉल्ट स्कोप जो होता है, इफ का बाई डिफॉल्ट जो स्कोप होता है वो कहां तक होता है? वो पहले सेमीकोलन तक होता है। यानी कि ये जो कंटिन्यू है वो किसके साथ है? इफ के साथ। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स ट्राई टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर कोड। इस कोड पर काम करते हैं अच्छे से और समझने का प्रयास करेंगे कि चीजें कैसे वर्कआउट कर रही हैं। तो मैंने कहा i इज इक्वल टू 1, सबसे पहले i इज इक्वल टू 1 हुआ, कंट्रोल यहां पर आएगा। ओके, तो हमने कहा i लेस देन इक्वल टू 10, सो आई होप 1 लेस देन इक्वल टू 10 द कंडीशन इज ट्रू, सो कोड विल एग्जीक्यूट। लेकिन इस फॉर लूप के लिए कोड क्या है? इस फॉर लूप के लिए जो कोड है वो ये है, दैट मीन्स इफ और printf। एम आई राइट? इफ और printf। ठीक है, अब दैट मीन्स कोड एग्जीक्यूट करते हैं। आराम से सोच के बताइएगा, I mod 3 equal to 0, is it true or false? Is it true or false? Sir, 1 mod 3 equal to 0, sir this is false, क्योंकि ये if कंडीशन false है, कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दैट मीन्स
कंटिन्यू, ये सी स्मॉल है, विल नॉट एग्जीक्यूट, दैट मीन्स printf एग्जीक्यूट करेगा, बिल्कुल करेगा। सो printf विल एग्जीक्यूट एंड आउटपुट में अभी तक 1 आ चुका है। ठीक है, आई होप सही है। आफ्टर दिस जब ये printf एग्जीक्यूट कर गया, दैट मीन्स एक बार कोड एग्जीक्यूट कर गया, अब आप कहां जाएंगे, i++। तो i++ से अब i की नई वैल्यू हो गई 2। ठीक है, आफ्टर दैट हम हमेशा यहां पर आते हैं। देखिए ये 3 नंबर का है, ये 4 नंबर। ठीक है, हम फिर से यहां पर आए। तो अब मेरा आपसे पूछना है कि 2 लेस देन इक्वल टू 10 इज ए ट्रू और फॉल्स। सर दिस इज ट्रू, दैट्स व्हाई कोड इनसाइड लूप विल एग्जीक्यूट। लेकिन कोड में सबसे पहले क्या है, i mod 3 की वैल्यू। तो मुझे बताइए 2 mod 3 इक्वल टू 0, इज इट ट्रू? नहीं सर, 2 mod 3 2 आएगा और 2 इज इक्वल टू 0, ये फॉल्स है, क्योंकि इफ के अंदर की कंडीशन फॉल्स है, कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, दैट मीन्स कंटिन्यू विल नॉट एग्जीक्यूट, printf एग्जीक्यूट करेगा, हाँ, क्योंकि कोड का अगला पार्ट printf है। दैट इज वाई 2 विल बी प्रिंटेड। आफ्टर दैट i++ की वजह से i की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 लेस देन इक्वल टू 10, द कंडीशन इज ट्रू, कोड विल एग्जीक्यूट। अब कोड के अंदर इफ पहले एग्जीक्यूट करेगा। दिस टाइम व्हेन आई चेक 3 mod 3 इक्वल टू 0, द कंडीशन बिकम ट्रू। Please understand, when this condition become true, continue will execute. When this condition become true, continue will execute। और continue क्या कहता है, continue कहता है नीचे का पोर्शन छोड़ दो, जहां कहीं मैं मिलूंगा उस इटरेशन का नीचे का पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन छोड़ दो, एंड कंटिन्यू विद नेक्स्ट इटरेशन। अब नेक्स्ट इटरेशन का मतलब क्या है, यू विल गो विद i++। दैट मीन्स for I is equal to 3, nothing would be printed। ठीक है everyone? So printf will not execute। Now I becomes 4, I'll check 4 less than equal to 10, the condition is true, code will execute। तो if के अंदर का कोड चेक होगा, 4 mod 3 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं करेगा, printf एग्जीक्यूट करेगा। दैट इज वाई 4 विल बी प्रिंटेड। आफ्टर दैट i++, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। देन हम फिर से चेक करेंगे। सो 5 लेस देन इक्वल टू 10, द कंडीशन इज ट्रू, सर कोड विल एग्जीक्यूट। नाउ 5 mod 3 इक्वल टू 0, सर कंडीशन इज, सॉरी यहां पर ये फॉल्स था, है ना, माफी चाहता हूं, कंडीशन फॉल्स है, दैट्स वाई कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं करेगा, printf एग्जीक्यूट करेगा। तो हमारे आउटपुट में 5 और आ जाएगा। i++ की वजह से i की वैल्यू 6 हो जाएगी। 6 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, कोड विल एग्जीक्यूट। अब देखिए क्योंकि 6 mod 3 इक्वल टू 0 है, ये ट्रू हो जाएगा। अब कंटिन्यू एग्जीक्यूट करेगा, और कंटिन्यू क्या बोलेगा, अरे printf को छोड़ो, कंटिन्यू विद नेक्स्ट इटरेशन। दैट्स व्हाई कंटिन्यू एग्जीक्यूट करेगा, printf एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दैट मीन्स सिंपल सी कहानी है कि 3 के मल्टीपल्स के लिए आउटपुट में कुछ नहीं आएगा। जैसे 1 2 आया, 3 नहीं आया, 4 5 आया, 6 नहीं आएगा, फिर 7 8 आएगा, 9 नहीं आएगा, देन 10। सो व्हाट इज द आउटपुट? आई होप इसको आगे करने की मुझे जरूरत नहीं है। 7 8 9 10, सो द आउटपुट इज 1 2 4 5 7 8 10। प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कंटिन्यू समझ में आ गया या नहीं आ गया। तो एक्चुअली कंटिन्यू एक इटरेशन पर काम करता है, कंटिन्यू एक इटरेशन पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट फोकस करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर। तो हमने कहा नेक्स्ट है ब्रेक। अब नाम से ही पता चल रहा है, अगर मैं पूछूं रियल लाइफ में ब्रेक का मीनिंग क्या है, रियल लाइफ में, तो आप कहेंगे ब्रेक का मतलब स्टॉप कर देता है। आप गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक लगा है, स्टॉप। इज दैट ओके? हाँ, रुक जाना, रुक जाना। तो ब्रेक क्या करता है, हम बात कर रहे हैं लूप्स की। इट यूज टू टर्मिनेट द करंट लूप। जिस भी लूप के आप अंदर हैं, उस लूप को खत्म कर देता है। बाकी एग्जाम्पल से शायद ज्यादा समझ में आएगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जैसा मैंने पिछले बार शुरू किया था, वही काम यहां कर रहा हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i++,
हमने कहा जस्ट ट्राइंग टू प्रिंट %d, i। सारे लोग जानते हैं इसका आउटपुट क्या होगा सर। i की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वुड बी प्रिंटेड। चलिए, मैंने कहा किसी ने मुझे ब्रेक बता दिया, पंकज सर ने ब्रेक बता दिया, चलो ब्रेक का यूज करके देखते हैं। तो हमने कहा फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, एंड देन विदाउट एनीथिंग मैंने ब्रेक लगा दिया। देखिए इस कोड और इस कोड में अंतर देखिएगा, मैंने सिर्फ ब्रेक को डायरेक्टली लगा दिया है और प्रिंटफ से पहले लगा दिया है। अब होगा क्या सर, i इज इक्वल टू 1 होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू होगा। ट्रू हुआ तो कोड के अंदर है, लेकिन कोड की पहली ही लाइन ब्रेक है। ब्रेक क्या करता है सर, ब्रेक क्या करता है, ब्रेक आपको लूप से बाहर निकाल देता है। दैट मीन्स क्या ये प्रिंटफ कभी भी एग्जीक्यूट होगा? नहीं सर। अगेन लेट्स अंडरस्टैंड ब्रेक इन अ गुड वे, क्योंकि पिछली बार तो हमने ऐसे ही यूज कर लिया, ठीक है। कोड वैलिड है, उसमें कोई गलती नहीं है, मैं आपको सिर्फ इसलिए सिखा रहा हूं ताकि दिमाग आपका समझ में आने लग जाए कि कैसे यूज करना है। मैंने कहा i प्लस प्लस, एंड नाउ आई एम सेइंग इफ i mod 3 is equal to 0, break and printf %d, i। सेम एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ताकि आप आराम से डिफरेंशिएट कर पाए ब्रेक और कंटिन्यू में, ठीक है। अगेन सेम स्टोरी, अगर मैं आपसे पूछूं फॉर लूप के लिए कोड क्या है, फॉर लूप के लिए कोड क्या है, तो फॉर लूप के लिए कोड ये है, ठीक है। ओके, मैं कहा लेट्स अंडरस्टैंड। चलिए भैया आराम से देखते हैं। तो सबसे पहले i की वैल्यू हुई 1, i लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन विल बी चेक। तो i की वैल्यू हुई 1, देन आप इधर आएंगे, दैट इज i लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन चेक करते हैं 1 लेस देन इक्वल टू 10, इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू। तो कोड एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन कोड के अंदर दो पार्ट हैं, एक इफ है और एक प्रिंटफ है। इफ का जो स्कोप होता है वो पहले सेमीकोलन तक होता है, यानी कि ये ब्रेक इफ का पार्ट है, ये तभी चलेगा जब ये इफ के अंदर की कंडीशन ट्रू होगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड। तो कोड, तो हमने कहा i mod 3 इक्वल टू 0, लेट्स चेक 1 mod 3 इक्वल टू 0, इज इट ट्रू और फॉल्स? सर 1 mod 3 1 आता है और 1 इक्वल टू 0 फॉल्स है। क्योंकि ये फॉल्स है, मैं कह सकता हूं ब्रेक नहीं एग्जीक्यूट करेगा, और दैट इज व्हाई क्या ना इसे प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा, ऑफ कोर्स। दैट्स व्हाई आउटपुट में सबसे पहले प्रिंट हुआ i की वैल्यू 1। अब ये जब पूरा एग्जीक्यूट कर गया तो मैं कह सकता हूं कि कोड एग्जीक्यूट कर गया। आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट इटरेशन, दैट इज i प्लस प्लस। तो i की अगली वैल्यू हो गई 2, ठीक है। आफ्टर दैट हम कहाँ आते हैं, आफ्टर दैट हम हमेशा यहां पर आते हैं। तो हमने कंडीशन चेक की एंड इट इज 2 लेस देन इक्वल टू 10, इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू। तो ये हमारा कोड है, कोड एग्जीक्यूट करेगा। फिर से हमने देखा i mod 3 इक्वल टू 0, so it is 2 mod 3 equal to 0, sir the condition is false, that is why break will not execute but printf will execute। तो printf अगर एग्जीक्यूट करेगा तो printf प्रिंट करेगा 2। अगेन i प्लस प्लस से i की वैल्यू हो गई 3, देन अगेन हम कंडीशन चेकिंग पर आएंगे, 3 लेस देन इक्वल टू 3, द कंडीशन इज ट्रू, कोड विल एग्जीक्यूट, i mod 3 इक्वल टू 0, 3 mod 3 equal to 0, and this is true। because this is true sir break will execute। और अब ब्रेक क्या करेगा सर, ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक आपको करंट इस लूप से बाहर ले आएगा। दैट मीन्स द ओनली आउटपुट इज 1 2। तो अगर आपने पिछले एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा फोकस किया है तो आपको समझ में आया होगा कि कंटिन्यू अगर बेटा है तो फॉर लूप पिताजी है ना। हाँ, क्योंकि कंटिन्यू एक इटरेशन खत्म करता है, एक इटरेशन का रिमेनिंग पोर्शन, लेकिन अगली इटरेशन से वर्कआउट करना शुरू कर देता है। पर फॉर लूप क्या कह रहा है, अरे जैसे ही ब्रेक मिलेगा सारी इटरेशन खत्म, आ जाओ लूप से बाहर। तो हिरार्की का फर्क है।
आप कंटिन्यू को ऐसा समझ सकते हो जैसे आप गेट का एग्जाम दे रहे हो। मान लो आप गेट का एग्जाम दे रहे हो, 65 क्वेश्चन है ना हमारे पास, 1 2 3 4। आपने कहा कि यार सेकंड समझ में नहीं आ रहा, सेकंड क्वेश्चन के बीच में अटक गए, तो हम क्या कहेंगे, रे स्किप इट, गो विद नेक्स्ट क्वेश्चन। कंटिन्यू कुछ ऐसा है। अच्छा, फॉर लूप कैसा है? फॉर लूप तो बहुत कमाल का है, बिगड़ा हुआ बच्चा। एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, अरे अब मैं एग्जाम ही नहीं दे रहा, चलो चलो एग्जाम हॉल के बाहर। सो दिस इज फॉर लूप एंड दिस इज कंटिन्यू। उम्मीद करता हूं इस लेक्चर में सब कुछ आपको समझ में आया होगा। इन पिछले 4 लेक्चर में हमने चैप्टर 2 कवर किया है, जिसको हम कहते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट, बेसिकली कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। अब कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर पहले डिसीजन स्टेटमेंट हमने पढ़े, इफ एल्स एल्स इफ एंड सो ऑन। देन हमने लूप्स पढ़े, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। देन हमने देखा फॉर लूप का क्या यूज है, वाइल का क्या यूज है, डू वाइल का क्या लूप यूज है। एंड देन वी विल डिस्कस, हमने जो डिस्कस किया, वी डिस्कस्ड ब्रेक एंड कंटिन्यू। सो आप हैं गेट 2026 के गेट एस्पिरेंट, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया बेहतरीन मौका। सब्सक्रिप्शन पर 60% ऑफ, ऑफर आज रात एंड हो जाएगा। इस मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको जो कोड लगाना है दैट इज प्रोगुरु। सब्सक्रिप्शन मॉडल का फायदा क्या है? पुराना नया रिकॉर्डेड लाइव, DSAI CSIT प्लेसमेंट, एलिवेट बैच, सब कुछ, जितने बैच चल रहे हैं सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। मौका मिला है, चौका मार दो। कोड लेकिन प्रोगुरु, प्रोग्रामिंग गुरु, मेरा कोड आपको लगाना है, ठीक है। ऑल इन वन प्रैक्टिस बैच। थ्योरी हमने पढ़ ली सर, क्वेश्चंस कहां से करें, प्रैक्टिस कहां से करें? ऑल इन वन प्रैक्टिस बैच। प्राइस क्या है? 1999। लगभग 6000 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। कोड क्या लगाना है? PRO, प्रो, GURU, ठीक है। सर मेरे सारे सब्जेक्ट हो गए, आपके सब्जेक्ट रह गए हैं, क्या करें? एलिवेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। C, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, C++, कोडिंग, सब कुछ यहां पर मिलेगा। इंडिविजुअल बैच आप इसे भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड कौन सा लगाना है? कोड लगाना है प्रोगुरु, PROGURU। तो जल्दी से जल्दी अवेल करिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।